हेलो डियर क्लास 10, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस का जो पेपर हुआ है। तो साइंस के पेपर का 2026 का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, ठीक है। आई होप सो आपके साइंस का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि साइंस के पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान आया था। तो आज की वीडियो में बच्चों आपके साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री के पोर्शन का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, और उस से आप अपने आंसर को मिला सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और आपका पेपर कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे पास पेपर आया है बच्चों, इस पेपर का सीरीज है आपका KL5NM, और इसका जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो 31/5/1 है। और कौन सा सेट है मेरे पास, पहला सेट है। अगर किसी के पास सेट 1 या सेट 2 या सेट 3 होगा, वो भी इस आराम से टैली करा सकता है। बस ये क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। तो आइए इसमें जो हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो कह रहा है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो वॉल्यूम का रेशियो है उसके रेशियो को बताना है। इन चारों में से क्या रेशियो होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अब देखिए फिर समझिए कि वाटर का फार्मूला क्या होता है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर का बच्चों फार्मूला होता है H2O। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लिख देना यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशियो निकालना है। अब गौर से देखिए इस फार्मूले में कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह आपको 2 रख देना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की जगह 1 रख देना है। तो यही 2:1 ये किसका होगा, इसके वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो कौन सा वाला है, बी वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। आपने कौन सा ऑप्शन लगा के आया था कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। देखो आपके पास ये कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इन पेयर्स को देख के बताना है कौन सा ऐसा पेयर है बच्चों जो होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। जी हाँ, कौन सा यानी होमोलॉगस सीरीज नहीं है, बस आपको वही बताना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो होमोलॉगस सीरीज के जब भी कोई पेयर दिया होगा तो बच्चों होमोलॉगस सीरीज की पहचान क्या होती है कि इनके जो आपके क्लास होते हैं उनके क्लास सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका CH4 और C4H10 दोनों ही अल्केन है, यानी ये होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। C2H6 C3H8 ये भी अल्केन का फार्मूला है, तो ये भी होमोलॉगस सीरीज है। C3H8 C5H12 ये भी आपका अल्केन है, ये भी आपका होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। लेकिन बात करेंगे C4H8 के बारे में, तो बच्चों जो C4H8 है ये क्या है आपका, ये अल्कीन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, अल्कीन का। और C5H12 ये किसका फार्मूला होता है, अल्केन का फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूले जो है वो एक ही क्लास से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक अल्केन का फार्मूला है, तो एक अल्कीन का फार्मूला है, तो ये आपका होमोलॉगस सीरीज नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये पहचानना था कौन अल्केन है कौन अल्कीन है। जो सेम क्लास का होगा वो होमोलॉगस सीरीज होगा, जो डिफरेंट क्लास का होगा वो होमोलॉगस सीरीज नहीं होगा। तो ये आपका C4H8 अल्कीन का फार्मूला है, और C5H12 ये आपका अल्केन का फार्मूला है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में 2 ही तरह के एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिए गए हैं। पहला दिया है Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा दिया है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों जो ऑक्साइड है वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इन दोनों में से कौन सा दिया है, इन दोनों में देखिए Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है, यही क्या हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये टेबल बना है, इस टेबल में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। आप थोड़ा इस टेबल के बारे में आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो ये जो आपके पास पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दिया है पहले रो में, ये आपके सॉल्ट के बारे में दिया है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है किससे मिलके बन रहा है, ये जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस से मिलके बनता है, यानी HCl और NaOH से मिलके NaCl बनता है, H2CO3 NaOH से मिलके Na2CO3 बनता है, ठीक है। तो एसिड दिया है, बेस दिया है, उसका सॉल्ट दिया है, और लास्ट में दिया है कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। सॉल्ट पहला बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा आपका जो सीक्वेंस है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे पहले ऑप्शन के बारे में, जो बच्चों HCl होता है, HCl होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बचता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और क्वेश्चन में बेसिक सॉल्ट दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो H2CO3 ये होता है आपका वीक एसिड और NaOH होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो आपका सॉल्ट बनता है वो बेसिक होता है, क्वेश्चन में न्यूट्रल दिया है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब देखो H2SO4 ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, लेकिन आंसर में एसिडिक दिया है तो ये भी गलत है। इसका मतलब लास्ट वाला ही ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, देखो CH3COOH बच्चों आपका होता है वीक एसिड और NaOH होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका पीएच ऑफ सॉल्ट से क्वेश्चन लिया गया है, इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, पहले आपको समझिए कि कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका एडिशन रिएक्शन देता है। देखो एडिशन रिएक्शन बच्चों दो ही तरह के कंपाउंड देते हैं। पहला अल्कीन, ठीक है, अल्कीन बोले तो जिसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं। दूसरा आपका होते हैं अल्काइन। अल्काइन बोले तो अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्कीन और अल्काइन यही आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं। जब हम बात करते हैं अल्केन के बारे में तो जो अल्केन होता है बच्चों, अल्केन आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बच्चों, तो अल्केन नहीं देता है, तो अल्केन ही हमारा सही आंसर होगा। बस हमें देखना है कि इनमें से केवल अल्केन का फार्मूला है वही सही आंसर होगा। ठीक है, देखो पहला देखिए C4H8 ये किसका फार्मूला है, यहाँ ये आपका अल्कीन का फार्मूला है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कार्बन का दुगना होगा तो अल्कीन होगा। ठीक है, देखिए अब जो C2H2 ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये आपका अल्काइन का फार्मूला है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है वो क्या है, कार्बन के दो गुना का दो कम है। कार्बन देखिए दो दूनी चार, चार में से दो गया, दो बचा, तो ये आपका अल्काइन है। ठीक है, अब सी वाले बात करिए, C3H8 C3H8 का किसका फार्मूला है, अल्केन का फार्मूला है, और C2H4 ये किसका फार्मूला है बच्चों, अल्कीन का फार्मूला है। आई होप सो आपको फार्मूला देके अल्केन अल्कीन अल्काइन निकालने आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, अल्केन नहीं देता है, तो बताइए अल्केन कौन सा है, सी वाला आपका अल्केन है, यानी ये आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। यही लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सॉल्यूशन namely fructose, ethanol, hydrochloric acid and sodium hydroxide filled in 4 separate beakers are connected one by one in electric circuit with a bulb। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 4 बीकर है, 4 बीकर है और हर बीकर में क्या लिया है, एक बीकर में आपने लिया है फ्रक्टोज, दूसरे में लिया है इथेनॉल, तीसरे में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथे में लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, इस सभी सॉल्यूशन को क्या करें, एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें क्या हुआ, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन इन विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास आर। देखो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा इसमें बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा जब उसमें करंट को पास करते हैं। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है इसमें बल्ब ग्लो करेगा। देखो बच्चों बल्ब वही ग्लो करता है जिसके सॉल्यूशन में चार्ज होता है। ठीक है, तो किसके सॉल्यूशन में चार्ज होता है, देखो आपके पास एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट, अगर ये कहीं पे दिख जाएगा तो इन केस में जो है वो बल्ब ग्लो करता है, बल्ब क्या करेगा आपका ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट इन सब में चार्ज पाया जाता है, जहाँ चार्ज पाया जाएगा वहाँ करंट आपका आसानी से फ्लो करता है, वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन को 1 by 1 मैच करते हैं। देखो इथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसमें तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन बच्चों इथेनॉल में चार्ज नहीं होता है तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करते हैं फ्रक्टोज और इथेनॉल, दोनों में ही चार्ज नहीं होता, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सी वाले में क्या है, फ्रक्टोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसमें बल्ब तो ग्लो करेगा लेकिन फ्रक्टोज में नहीं करेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा इसमें बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि भाई ये एसिड है ये बेस है, हम बताए थे एसिड और बेस में बल्ब ग्लो करता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपने कौन सा ऑप्शन लगा के रहा था थोड़ा कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूं भाई आपका क्या लॉजिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि which gas is evolved when magnesium metal react with very dilute HNO3। देखो
कह रहा है कि जब मैग्नीशियम मेटल आपका डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, आपको वही बताना है। ठीक है, आइए मैं इसका केमिकल रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। मैग्नीज क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, देखिए एक बात बता दे रहे हैं आपको, मैग्नीशियम आपका मेटल है, HNO3 आपका एसिड है। जब मेटल बच्चे एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब जैसे हाइड्रोजन हटता है, ये हाइड्रोजन की जगह लेके क्या बनाता है, MgNH3 का होल 3 यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है ट्वाइस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जब आपका मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस दिया है, आपका सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए गए हैं, सोचो मतलब आपको थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगा होगा तो आसानी से आप ऑप्शन को सही लगा के आए होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, आपको असर्शन और रीजन पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। असर्शन में क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो कह रहा है कि जो क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। जी हाँ, क्विक लाइम का फार्मूला होता है आपका CaO और वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, होता क्या है, क्विक लाइम जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है स्लेक लाइम, का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। साथ ही साथ इस रिएक्शन में हीट निकलता है, और कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जो आपका असर्शन है बच्चों, असर्शन क्या है, बिल्कुल सही, असर्शन क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन के बारे में। रीजन क्या कह रहा है, A large amount of heat is evolved on reaction of quick lime and water। ठीक है, कह रहा है कि जब हम लोग क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो जी हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि इसी रिएक्शन में बच्चों एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, इस वजह से आपका रीजन भी क्या है, सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लगा के आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देख लो, कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही आपके ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन लगा के आए थे। तो अक्सर करके बच्चे असर्शन और रीजन में क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। आई होप सो इसका आप लोगों ने पहला आंसर ही लगाया होगा। ठीक है, चलिए अब जितने भी आपके MCQs क्वेश्चन थे, MCQs वाले खत्म हो गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला आपको डिफाइन करना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। आपने पढ़ा भी होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इसमें एसिड या बेस मिलाते हैं तो इसमें अपना स्मेल चेंज कर देता है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस ये एसिड और बेस मिलाने से अपना स्मेल चेंज कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच चेंज इट्स स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने स्मेल को चेंज कर देगा एसिड या बेस मिलाने से, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जांपल कौन कौन है, क्लोव ऑयल, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल है। क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का तेल, ओनियन मतलब प्याज, वनीला एक्सट्रैक्ट मतलब जो आप लोग वनीला आइसक्रीम खाते हैं उसका जो फ्लेवर है उसी को वनीला एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो कितने नंबर का, ये 1 नंबर का सवाल पूछा था। आप अगर एग्जाम्पल ना भी लिखेंगे, सिर्फ डिफिनेशन पूछा आपको, तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो मान लीजिए कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में क्या होता है बच्चों, कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जब किसी सॉल्ट में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आप डिफिनेशन में क्या लिख कर आ सकते हैं, What is water of crystallization? It is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt। ठीक है, कह रहा है कि सॉल्ट के एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है आपका, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है वो होता है आपका FeSO4। ठीक है, FeSO4 क्या है, आपका सॉल्ट है। अब इसको इसके एक फार्मूला यूनिट में आपके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वही आपका वाटर
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कि किसी सॉल्ट में कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो बहुत ही आसान सा डिफिनेशन आया था, होप सो आप इसको अच्छे से लिख कर आए होंगे। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन लीड सेकंड नाइट्रेट इज हीटेड। देखो कह रहा है कि जब आपका लीड सेकंड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। पहले समझिए कि लीड सेकंड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों। लीड सेकंड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेड सेकंड नाइट्रेट। कहते हैं इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, देखो जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। क्या टूट के क्या बनता है, टूट के बनता है आपका NO2 और बनता है आपका O2 और बनता है आपका PbO, ठीक है। अब इसमें कलर में क्या चेंज आता है, देखिए जो आपका NO2 होता है ये आपका ब्राउन कलर का गैस होता है। कैसा गैस होता है, ब्राउन गैस होता है। और जो लेड ऑक्साइड होता है बच्चों ये एक तरह का क्रिस्टल होता है जो कि येलो कलर का होता है, ओके। और बात करते हैं हम लोग जब लेड नाइट्रेट का, ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में, लेड सेकंड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर का गैस दिखने को मिलता है जो कि NO2 का होता है, और येलो कलर का आपका क्रिस्टल बनता है जो कि लेड ऑक्साइड होता है। इस तरीके से पहले रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और क्या कह रहा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आपको बैलेंस भी करना है, कर दीजिए। देखो बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं बैलेंस करने का। जब भी बच्चों एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसका बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बस कुछ नहीं कर रहा है, आगे 2 लगा देना है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने लेड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेड 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई है, यानी 2 2 जा 4 नाइट्रोजन इधर है तो 4 नाइट्रोजन इधर भी होना चाहिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2, तो 8 2 10 2 12 है, यानी दोनों तरफ 3 2 जा 6, हाँ, दो तरफ क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि आयरन सेकंड सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। पहले आपको आयरन सेकंड सल्फेट का फार्मूला पता होना चाहिए। आयरन सेकंड सल्फेट का फार्मूला होता है बच्चों, होता है आपका FeSO4। ये किस कलर का क्रिस्टल होता है, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। किस कलर का, लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ये भी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट हीट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, बनता है आपका SO3 गैस, SO2 गैस, और आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है। अब क्या चेंज आता है इसको थोड़ा देख लीजिए। ये जो आपके सल्फर होते हैं बच्चों ये दोनों गैस होते हैं और इनका जो स्मेल होता है बहुत ही बैड स्मेल होता है, ठीक है, बैड स्मेल होता है। इसको हम लोग बर्निंग सल्फर भी बोला जाता है। इसके लिए जो आपका फेरिक ऑक्साइड बना है ये किस कलर का कंपाउंड होता है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। आप एग्जाम में लिख कर आएंगे कि जब आयरन सेकंड सल्फेट को हीट करते हैं तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनता है। इन दोनों का स्मेल बैड होता है, बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, और जो आपका फेरिक ऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको बैलेंस करना होगा तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, बताते ना, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बस रिएक्शन से पहले 2 लिख देंगे। तो 2 लिख दोगे बच्चों तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पर भी 2 आयरन है, यहाँ पे 2 सल्फर है, 1 2 सल्फर है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 3 2 5 5 3 8, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 26 का थर्ड वाला। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। कह रहा है कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl, और ये कैसा होता है आपका, ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब AgCl को हम लोग सनलाइट में रखते हैं बच्चों ये डिकम्पोज हो जाता है Ag में और Cl2 में, ठीक है। और जो Ag होता है इसका कलर कैसा होता है, ये आपका ग्रे कलर का मेटल होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तो
जब आप व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो व्हाइट से हो जाता है ग्रे, क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। इसको बैलेंस करना है तो जल्दी से बैलेंस कर लो। 2 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिख दो, और 2 Ag यहाँ पर है, 2 Ag यहाँ पे लिख दीजिए। आपका रिएक्शन क्या हो गया, पूरा पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, सभी के सभी जो भी आपके ये रिएक्शन है बच्चों, एक एक नंबर के है, तो 1 2 3 मार्क्स यहाँ से आपने गेन कर लिया है। और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 कह रहा है पहला वाला, गिव द केमिकल नेम एंड फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला बताना है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, फिर और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसका हमें क्या करना है, केमिकल नेम भी लिखना है। केमिकल नेम लिखने आता है, देखो CaSO4 के बच्चों में बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। और हाफ को बोला जाता है हेमी, हाफ को बोला जाता है क्या, हेमी। और वाटर के यहाँ मतलब है हाइड्रेट, इसका पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। इसका फार्मूला होता है, नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बी वाला क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स प्रिपरेशन। आपको बताना है ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैसे प्रिपेयर होता है, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों वो जिप्सम की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, अब जिप्सम का आपको फार्मूला याद है, जिप्सम का फार्मूला होता है आपका CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम का फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है। कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं। जैसे ही जिप्सम को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, जिप्सम से बन जाएगा POP, और POP का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, आपका POP का। इसके अलावा बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल में से हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बचा, 3/2 H2O। ये था पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इट। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई 2 यूज बताना है। जब कभी भी जब किसी का बोन फ्रैक्चर होता है तो कहते हैं ना डॉक्टर साहब हमें प्लास्टर लगा दिए, हाँ वही वाला प्लास्टर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका पहला इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसको प्लास्टर के तौर पे लगाते हैं जब हमारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा मेकिंग सरफेस स्मूथ होता है, क्या है, घर में जो कहीं पे आपका जो दीवार है वो रफ हो गया है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको स्मूथ बनाया जाता है। आप लोग देखोगे घर में आपके सेलिंग वगैरह लगा होता है ना, तो सेलिंग को डेकोरेट करने में भी इस्तेमाल होता है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया, नाम हो गया, बनाने का तरीका, उसका यूज। बेसिकली ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूरा पूरा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आई होप सो ये आपको जो भी रिएक्शन करा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 27 का ए वाला था, ये 27 का बी है, और लेकिन और वाला है। हालांकि और वाला हम लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि ये पे पूरा सॉल्यूशन बताया जा रहा है तो और वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। कह रहा है जो एंट स्टिंग होता है यानी चींटी जब हमें काटती है तो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड जाता है। जब चींटी हमें काटती है बच्चों तो हमारा बॉडी में कौन सा एसिड जाता है, उसका नाम है मीथेनोइक एसिड, या फिर हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आपका यही एक लाइन का आंसर था। ठीक है, फिर बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। पहला क्या कह रहा है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। देखो कह रहा है जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए, न कि पानी को एसिड में। ऐसा क्यों होता है, हम लोग एसिड को पानी में ऐड कर सकते हैं, पानी में एसिड क्यों नहीं ऐड कर सकते, इसका भी बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आइए इसका समझाते हैं। अगर क्या होगा, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम क्या करेंगे एसिड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, द हीट generated may cause the mixture to splash out and cause burn। अब होगा क्या, देखो
अगर हम लोग एसिड में पानी मिलाएंगे बच्चों तो होगा क्या, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज की होने की वजह से जो एसिड है वो हमारे कपड़ों पे, हमारे चेहरे पे, हमारे हाथ पे आ सकता है, जिसको भी हमें जलने का खतरा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ऑल्सो बीकर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। इसके अलावा जो बीकर है इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वो क्या होता है, हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद वो ब्रेक भी होने का चांस है। इसलिए कभी भी आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि क्या आपका होगा, पानी में एसिड मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है कि रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में पानी नहीं मिला सकते। इसका रीजन ये कि भैया बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एंटा एसिड। कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो एंटा एसिड की तरह इस्तेमाल होता है। एंटा एसिड क्या होता है बच्चों, एंटा एसिड कुछ भी नहीं है, बस एक बेस का नाम है। बेस का ही हम लोग दूसरा नाम एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अब बेसिक होने की वजह से वो एंटा एसिड की तरह काम करता है, हमारे बॉडी में जाता है। तो हम अगर अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो क्या करता है, इंडाइजेशन को वो ठीक करता है। ठीक है, आपको बस एक ही लाइन में आंसर लिख के आना है, बेकिंग सोडा एंटा एसिड की तरह इस्तेमाल होता है क्योंकि बिकॉज इट एक्ट एज अ माइल्ड बेस, क्योंकि ये माइल्ड बेस की तरह काम करता है। तो देखो कितने ही, मतलब बहुत ही, अगर आपका जो आंसर है ज्यादा से ज्यादा 2 से 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अल्कोहल फॉर्म है होमोलॉगस सीरीज विद जनरल फार्मूला CnH2n+1OH एंड OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप। देखो कह रहा है कि अल्कोहल है जो आपका होमोलॉगस सीरीज बनाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, ये अल्कोहल का फार्मूला दिया गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि OH क्या होता है, आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे कह रहा है कि इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इथेनॉल है इसको हम लोग कॉमनली अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज होता है। इट इज गुड सॉल्वेंट, या अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। यूज इन मेडिसिन, कफ सिरप, टॉनिक। ठीक है, जो कफ सिरप और टॉनिक है इसमें जो आपका अल्कोहल होता है वो सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के बताना है कि भैया इन तीनों का आंसर क्या होगा। आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम ऑफ 4 मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज। देखो कह रहा है कि आपको अल्कोहल के चौथे मेंबर का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है और उसका नाम बताना है। ठीक है, देखो अल्कोहल का चौथे मेंबर का ये मतलब है, अल्कोहल का आपको 4 कार्बन का चेन बनाना है। तो 4 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, 4 कार्बन का अल्कोहल बहुत ही सिंपल है। अब बना सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 OH। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन के आपका अल्कोहल हो गया। तो ये आपका क्या है, 4th मेंबर ऑफ अल्कोहल इन होमोलॉगस सीरीज। और क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया, इसका नाम भी लिखना है। तो नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन का हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं N, OH लिए लगाते हैं ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं बी वाला क्या कह रहा है। What happen when ethanol is heated with alkaline KMnO4? Write chemical equation involved। देखो कह रहा है कि क्या होगा जब इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपका हीट किया जाता है, उसका केमिकल इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब हमें इथेनॉल का रिएक्शन कराना है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2OH। CH3CH2OH को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसका हमें रिएक्शन कराना है अल्कलाइन KMnO4 के साथ। अब होता क्या है, KMnO4 बच्चों ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, असल कहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा, O लग जाएगा, और इसके साथ OH पहले से लगा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपका CH3COOH, इसका हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बनेगा, आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में लिख कर आना है कि जब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो आपका इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। C वाला पोर्शन क्या कह रहे हैं, Write the chemical equation of reaction of ethanol with ethanoic acid in presence of concentrated H2SO4. Write the name of this reaction। देखो कह रहा है कि आपको क्या करना है, इथेनॉल का रिएक्शन कराना है इथेनोइक एसिड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में। तो बताइए उस रिएक्शन का क्या नाम होगा और रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए इस रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है
CH3 COOH, ठीक है, CH3 COH हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराना था किसके साथ, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपका होता है CH3 CH2OH, ठीक है, इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। देखो जब भी याद रखिएगा इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करते हैं बच्चों, उस रिएक्शन का नाम होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछ रहा है आपका ये कौन सा रिएक्शन है, तो लिख दिए भैया इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, देखो पहले क्या करिए, आपने जो CH3 CH2OH लिखा है इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके मतलब इसको OH को पहले लिख दो और कार्बन को बाद में, तो आपको क्या लिख दिए OH, ठीक है। देखिए आप क्या करिए, OH को पहले लिख दो और बाकी चीज को आप बाद में लिख दीजिए, है वही, देखिएगा और CH3 CH2OH आपका इथेनॉल है। जब कि याद रखिएगा इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ होगा तो कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बस वही याद रखना है। तो देखो इथेनोइक एसिड का OH और इथेनॉल का हाइड्रोजन, ठीक है, इथेनोइक एसिड का OH और इथेनॉल का हाइड्रोजन, तो H और OH ये आपका मिलकर क्या बन जाएगा, आपका H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, बॉन्ड टूट रहा है इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से। क्या करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को आपको O के साथ जोड़ देना है। तो क्या आपका आंसर बन जाएगा, देखिए CH3CO। अब इस कार्बन को जोड़ देना है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका, CH2 CH3 के साथ। बच्चों ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन भी हो गया, केमिकल रिएक्शन का ट्रिक भी हो गया, और इसका क्या नाम होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्या ये रिएक्शन, हाँ ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी में जो सी का और वाला ऑप्शन है, ये और वाले ऑप्शन को भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, What happens when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन। देखो कह रहा है कि अगर हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे तो क्या होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। आपको बताना है इनके साथ क्या रिएक्शन होगा, केमिकल इक्वेशन लिखना है और बताना है इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल क्या है, वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, देखो इथेनॉल का अभी स्ट्रक्चर आपको ऊपर ही बताए थे। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, ठीक है। देखो कुछ बातें जान लो, क्वेश्चन में पूछा है ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का रोल क्या होता है, तो रोल में लिख दीजिएगा कि ये आपका कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है, किसी की तरह, कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटेलिस्ट क्या करता है बच्चों, रिएक्शन को फास्ट करा देता है। इसके अलावा जो H2SO4 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या करता है, ये सामने वाले मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव कर देता है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसका मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को देखिएगा थोड़ा। देखिए क्या करिए, CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, CH3 में से एक हाइड्रोजन क्या करिए आप बाहर निकाल दिए, और जो बचा है बच गया CH2, ठीक है। अब OH को क्या करिए, OH को नीचे लिख दिए, OH को लिख दिए नीचे, ठीक है। यहाँ से आपका H और OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और OH मिलकर क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या बन गया, इसके अलावा आपका बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बस आपको क्या करना है, एक बॉन्ड और लगा देना है। तो बेसिकली जब हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वाटर बनता है, और क्या बनता है आपका, इथीन बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथीन का नाम देते हैं। तो बेसिकली अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये भी रिएक्शन क्या हो गया आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप सो रिएक्शन करने में आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ए और बी वाला पार्ट यहाँ पर है, कहा गया, हाँ ये आपका बी वाला पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन भाई हम सॉल्यूशन करा रहे हैं तो आपको हम लोग पूरा बताएंगे ताकि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भाई पहला क्या कह रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आयनिक कंपाउंड हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो
कह रहे हैं कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका NaCl है, NaCl आपका बच्चों एक होता है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है बच्चों, होता क्या है, NaCl में Na पे होता है प्लस चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस चार्ज में बच्चों एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, आसानी से वो मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में लिख के आना है कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन में लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोल्डर एंड alloy ऑफ lead एंड टिन इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। देखो कह रहा है जो आपका जो सोल्डर है वो एक तरह का एलॉय होता है। एलॉय मतलब मेटल और मेटल का मिक्सचर होता है, ये किससे मिलके बनाया जाता है, लेड और टिन से मिलके बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने में काम आता है। जब कोई वायर आपका ब्रेक हो जाता है उसको सोल्डर वायर की मदद से उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो सोल्डर वायर है बच्चों वो लेड और टिन से बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, होता क्या है, जब लेड और टिन को मिलाते हैं तो बच्चों एलॉय का फॉर्मेशन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये आसानी से वायर को क्या कर सकते हैं, जोड़ने में मदद कर सकते हैं। तो आपको बस एक आंसर लिख के आना है, बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेड और टिन का जो एलॉय होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इस वजह से ये वायर को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। कह रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है उसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आपको समझाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले ले, सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O और मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है बच्चों आपका MgO। ठीक है, कह रहा है कि अगर इनका रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन के साथ तो कार्बन जो है, कार्बन इन दोनों को रिड्यूस क्यों नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन का क्यों बाहर नहीं निकाल पाता, ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है जो सोडियम और मैग्नीशियम है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कार्बन कम रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग तगड़ा होता है, अब बॉन्ड स्ट्रांग है तो कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, वही आपको आंसर में लिखने के आना है, बिकॉज कार्बन हैज लोअर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है, लगाव है, कम है, इनका लगाव ज्यादा है क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल होते हैं, इस वजह से कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड X विथ अल्युमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। देखो कह रहा है कि X कोई कंपाउंड है, उनका रिएक्शन अगर अल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो वो क्या होता है, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में मदद करता है। अब याद करिए रेलवे ट्रैक को कौन ज्वाइन करता था, उस रिएक्शन का नाम बच्चों नाम था थर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन की मदद से हम लोग क्या करते थे, रेलवे ट्रैक को जोड़ते थे। ठीक है, फिर और आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। अब आपको बताना है कि वो X कौन सा कंपाउंड होगा, उसके रिएक्शन का क्या नाम होगा, और उसको आपको केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा आपको पहले लॉजिक बता दे रहे हैं। देखो पहले याद रखिए, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में बच्चों कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग Fe2O3। Fe2O3 इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का अगर आप अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, बनता है आयरन, और यही आयरन लिक्विड के फॉर्म में होता है जो कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में मदद करता है। तो X क्या हो जाएगा आपका, यही आपका X है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करके बता दे रहा हूँ। तो X क्या है समझ गए ना, X आपका क्या है, X है आपका Fe2O3, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका अगर आप क्या करेंगे, अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, बनाता है Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन बेचारा अलग हो जाता है, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में अलग हो जाता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन के बच्चों हम लोग थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कहता है X क्या है, X हो गया आपका Fe2O3 और रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करना, ये जल्दी से बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे दो आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2 अल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 अल्युमिनियम है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, कुछ बचा है नहीं। चलिए अब देखो इसी में 3 पार्ट था, मैंने तीनों के एक ही में करा दिया है। चलिए इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा,
ओके, तो पहला वाला पूछ रहा था कि कौन सा कंपाउंड होगा, ये Fe2O3 आपका X होगा। फिर सेकंड में क्या करें, रिएक्शन का नाम क्या था? रिएक्शन का नाम क्या था आपका? थर्मिट रिएक्शन। तो ये भैया थर्मिट रिएक्शन हो जाएगा। चलो, और रिएक्शन को कंप्लीट करना था, बस यहाँ पे क्या लिख दिए, Fe2O3 रिएक्शन को तीनों पार्ट में कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, मैंने वहां पे एक ही स्टेप में लिख दिया था, इसको मैं स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करा दिया। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S इज हीटेड। देखो, कह रहा है कि जब हमारा कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा, उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो भाई क्या लिखा है आपका, Cu2O, इसका रिएक्शन करा रहे किसके साथ, Cu2S के साथ। ठीक है, इसका मैं आपको बता रहा तरीका कैसे याद करना है। इन दोनों, ये दोनों कॉपर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन आपको रिएक्शन करके SO2 बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पोर्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ZnS इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि जिंक सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ZnS का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से सल्फर को भगा ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ के आपका SO2 का फॉर्मेशन करता है। और जो बच्चों जिंक है, जिंक इसके एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बना लेता है ZnO, जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। होता क्या बच्चों, ये है आपका सल्फाइड का ओर। सल्फाइड को ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। क्या नाम होता है, रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग के केस में क्या होता है, सल्फाइड आपका ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यही आपका केमिकल इक्वेशन है। तो बेसिकली आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से ये दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द वायर कैरिंग करंट इन होम हैव कोटिंग और PVC। देखो, कह रहा है कि हमारे घरों में जो वायर आते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे घरों में वायर केबल लगा होता है। तो चाहे वो फैन का वायर हो, बल्ब का वायर हो, उसके क्या होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रबर की कोटिंग होती है, वो आपका PVC होता है। ठीक है, वही कहता है कि जो वायर होता है उस वायर पे PVC की हम लोग कोटिंग क्यों करते हैं। देखो होता क्या है, तार में बच्चों होता है करंट। हाँ, अगर उसको कोटिंग नहीं करेंगे तो हमें करंट लगने का खतरा होता है। तो PVC क्या करता है, PVC आपको करंट लगने से बचाता है। ठीक है, आपको क्या आंसर लिख के आना है, आपको आंसर यहाँ पे लिख के आना है, PVC इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो PVC होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर माना जाता है। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड शॉर्ट सर्किट। ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके से हमें बचाता है, क्योंकि भैया उसमें करंट तो होता नहीं है। हाँ, PVC में, इस वजह से हम बचे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू मेक हॉट वाटर टैंक कॉपर इज यूज नॉट स्टील। कह रहा है कि देखो, हॉट वाटर टैंक का मतलब होता है एक ऐसा टैंक जिसमें हम लोग पानी को गर्म करते हैं। वो जो टैंक होता है जनरली आपका कॉपर का बनाया जाता है, स्टील का नहीं बनाया जाता। ऐसा क्यों, देखो होता क्या है, तो कॉपर है, कॉपर काम रिएक्टिव होता है, कॉपर रिएक्टिव नहीं होता है, कॉपर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। जो स्टील होता है बच्चों, स्टील क्या करता है, पानी के भाप से रिएक्शन करके वहां पे जंग लग जाता है। जंग लग जाएगा तो क्या होगा, टाइम के साथ वो टैंक आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, कॉपर आपका कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। और कॉपर जो है वो अच्छा आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख के आना है आपको, तो आंसर में लिख के आना है, बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। यानी कॉपर में अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो आसानी से पानी गर्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है कि आल्सो इट डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम और वाटर। हाँ, जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है, वो ना वाटर से रिएक्शन करता है ना उसके भाप से रिएक्शन करता है। लेकिन जब हम बात कर देंगे स्टील के बारे में, वेयर स्टील रिएक्ट विद स्टीम एंड गेट कोरोडेड ना, जो आपका स्टील होता है वो पानी के भाप के साथ रिएक्शन करके कोरोडेड यानी कि जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। इस वजह से हम लोग कॉपर यूज करते हैं, स्टील यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, आपको CaO का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और ये बताना है कि इसका आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब क्या करो, पहले लिख दो कैल्शियम को,
ठीक है, बाद में लिख दीजिए ऑक्सीजन को। सबसे पहले आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर। अब और आगे थोड़ा बढ़िए, देखो होता क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए? होना चाहिए 2,8, लेकिन क्या है 2,6, यानी इसकी जिंदगी में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन की जिंदगी में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करता है कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। कैल्शियम जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। अब देखो होता क्या है, कैल्शियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कैल्शियम पे ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले से थे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया है। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑक्सीजन पर आता है क्या? -2 चार्ज। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इतना ही बना के आना था। होप सो इसमें बहुत सारे जो भी बातें बताई गई हैं, आप उसको पहले से जानते होंगे और पेपर में अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पेपर, साइंस का पेपर कैसा रहा कमेंट में जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। हैव अ गुड डे।